हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ही आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर्स पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं उनकी। ठीक है, एम्प्लॉयज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे साथ लेके चलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी क्या नीड्स हैं। ठीक है, उनकी क्या नीड्स हैं ह्यूमन की। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे आज हम। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है सब्जेक्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, जहां समझ में नहीं आएगी वहां हम रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बता देना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो, दो वर्ड है, एक है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक ही एक ही जो सिंगल ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने की, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबका बिहेवियर, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो कैसे बिहेव कर रहे हैं एक ही पर्पस को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पर्पस तो एक है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए सारे इंडिविजुअल, सारे वर्कर्स, जो भी ग्रुप है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडीज द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया, लाइक फ्लिपकार्ट जो है, फर्म मेंटेन गुड एम्प्लॉयज रिलेशनशिप बाय ऑफरिंग जेन्युइन बेनिफिट। ठीक है, जेन्युइन बेनिफिट दे रही है वो अपनी एम्प्लॉयज को। ठीक है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सके। ठीक है, जैसे कि वेलनेस बेनिफिट दे रही है, पॉजिटिव वर्क वर्क इन्वायरमेंट दे रही है, वर्क लाइफ को बैलेंस करने का मौका दे रही है। ठीक है, लाइक सैटरडे संडे छुट्टी दे रही। ठीक है, हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जो भी उनको पर्सनल इमरजेंसीज आ रही है उसकी ड्यूरिंग उनकी हेल्प की जा रही है अपने अपने एम्प्लॉयज की। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, कोई हमारी हेल्प करेगा तो हम उसको अच्छा ही मानेंगे ना, तो हम उससे अलग होना चाहेंगे? कभी नहीं होना चाहेंगे। देन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational behavior is concerned with describing and explaining organization phenomena, while management is a set of applying problem solving skills that can be developed to sustain, protect or improve the firm competitive advantage। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मैनेजमेंट और बिहेवियर क्या फर्क होगा। ठीक है, जबकि बिहेवियर का क्या लिंक है, पर्सनल के एटीट्यूड के साथ। ठीक है, उनको जो बताया गया है वो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसके साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लिंक है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट की क्यों जाती है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट की जाती है, कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको सॉल्व करना है तो मैनेजमेंट कर दो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट क्या है, एक प्रॉब्लम स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कॉन्टिन्यू है, क्योंकि
जो वर्कर है उनका बिहेवियर भी कंटिन्यू रहेगा। तो अब मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की नीड क्यों होती है? ठीक है, अगर मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो उसको क्यों नीड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की? क्योंकि जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी है वो सॉल्व करेगा कौन? इनडायरेक्ट करेंगे तो वो इम्प्लॉयज ही ना। अगर मान लो उसमें कंपनी में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ गई है, कम हो रही है प्रोडक्शन, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर तो मैनेजमेंट बनाएगा कि भाई आप 2 घंटे ज्यादा काम कर लिया करो। ठीक है, 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे हम लोग सब, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने मैनेजमेंट बना दी, लेकिन उसको फॉलो कौन कर रहा है? मैंने उसको फॉलो कौन कर रहा है? ह्यूमंस ही कर रहे हैं, एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अच्छा होगा तो वर्कर रेडी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, 2 घंटे ज्यादा लगा देते हैं क्योंकि हमारे अभी बिजनेस को हमारी नीड है। हाँ जी, डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and dates back to the close decades of the 19th century. Psychology traces its origin to philosophy and the science of psychology. It is a science that seeks to measure, explain, and sometimes change the behavior of human. ठीक है, साइकोलॉजी है क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? सबसे पहले आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या? किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को किसी के माइंड में कोई चीज डालना, ठीक है, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना उस चीज को, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लाइक सामने वाला पर्सन हमारी कही हुई बात को कैसे समझता है, वो उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड है। ठीक है। देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि सोशल। आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो बिना सोसाइटी के, बिना सोशल हुए वो रह ही नहीं सकता। ठीक है। तो उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर भी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालता है। नाउ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या हो गया? फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल ऑन अदर पीपल। ठीक है, यानी कि अब सोसाइटी आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर रही है, तो हो गया सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर को देखते हो, आपको उसकी बात पसंद आती है, आप अपनी चीजें बदल देते हो, तो वो क्या हो गया? सोशल साइकोलॉजी। देन एंथ्रोपोलॉजी। रीड करो, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। बताओ जरा क्या है दोनों में। मैं उतनी देर चार्जिंग लगाती हूँ लैपटॉप को, जल्दी पढ़ के बताओ। हाँ जी। क्या है एंथ्रोलॉजी? एंथ्रोलॉजी यानी कि वुमन की लर्निंग बिहेवियर। वुमन कितना याद कर सकता है? ठीक है। वुमन की लर्निंग बिहेवियर, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या हो गई? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी चेंज अगर हमारे इंडिया में होता है तो हर इंडिविजुअल पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। जैसे कोविड आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये तो चलो, कोविड तो चलो नेचुरल बोल सकते हैं। इसमें क्या आएगा? नोटबंदी। नोटबंदी दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल की वजह से रूल्स चेंज हुए। ठीक है। या मान लो कोई विदेश मंत्री, कहीं और का कोई मंत्री हमारे इंडिया में आ रहा है, तो कैसे सड़कें साफ की जाती हैं, ठीक है, कैसे लोग काम करते हैं, तो वो क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देन ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के 4 मॉडल हैं: ऑटोक्रेटिक, सपोर्टिव, कस्टोडियल एंड कॉलेजियल। फर्स्ट आ गया ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या है?
depend on strength, power, and formal authority. The person who manages the task in the organization have formal authority for controlling the employee who work under them. These lower level employees have little control over the work function. This idea and innovation are not generated welcome as a key decision are made at the top level management. ठीक है, ऑटोक्रेटिव क्या है? कुछ मैनेजर्स हैं और उनके पास मान लो एक टीम है, ठीक है, टीम का एक लीडर होता है। लीडर के पास सारी पावर नहीं होती, लेकिन कुछ फॉर्मल पावर्स होती हैं कि वो अपनी टीम को कुछ आदेश दे सकता है, कुछ बातें मनवा सकता है। तो उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, मेन पावर किसके पास है? टॉप मैनेजमेंट के पास ही है। ठीक है, उन्होंने मैनेजर को बोला हुआ है कि वो अपना काम किन से करवा सकता है? एम्प्लॉयज से करवा सकता है। नाउ कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या है? प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज थ्रू वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। कस्टोडियन रिलेटेड टू वेजेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, एम्प्लॉयज ज्यादा अपने आप को लॉयल और मोटिव फील करेंगे जब उनको ज्यादा वेज और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। देन सपोर्टिव, सपोर्टिव क्या है? Focus around aspire leadership. It is not based upon control and authority. It's upon incentives, but instead trying motivation staff through the manager employee relationship. इसमें क्या कर रहा है? जो लीडर है या जो मैनेजर है वो सपोर्ट सिस्टम है एक तरह का। ठीक है, वो कोई उनको कमांड नहीं दे रहा ज्यादा, वो उनको मोटिवेट कर रहा है कि यार आप ज्यादा काम करो तो तुम्हें वेजेस ज्यादा मिलेंगे। जो ज्यादा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा होता है उसके लिए क्लैपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का सपोर्टिव रोल हो गया। देन कॉलेजियन, कॉलेजियन का क्या है? टीम वर्क। कॉलेजियन यानी कि टीम वर्क, एवरीबॉडी वर्किंग एज अ कलीग। ठीक है, सब लोग कलीग की तरह वर्क कर रहे हैं। देन द ओवरऑल इन्वायरमेंट एंड कॉर्पोरेट कल्चर नीड टू बी अलाइन टू दिस मॉडल। ठीक है, तो हर कल्चर और हर ऑर्गेनाइजेशन इस पे तो डिपेंड करता ही करता है। क्यों? क्योंकि सारे जो एम्प्लॉई हैं वो आपस में क्या है? कलीग्स हैं एक दूसरे के। तो जब वो टीम वर्क में रहेंगे, टीम में मिलके रहेंगे, टीम उनको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देन ये रीड कर लो फटाफट। हाँ जी, रीड इट फास्ट। एक समरी दे दी है ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कोलिजियल की। फटाफट एक रीडिंग मारो इसको। हाँ जी, ठीक है, कर लिया रीड? समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? अब वैल्यूज क्या होती है? वैल्यू रिप्रेजेंट basic convention that a specific mode of conduct or end state of existing is personality and socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence। वैल्यूज देखो, सबकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। एक स्पेशल मोड ऑफ कंडक्ट होता है हर पर्सन का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम उसकी वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि हम मेरा मंदिर जाना जरूरी है रोज। ठीक है, मैं रोज मंदिर जाते ही जाता हूँ। ठीक है, या कोई बोलता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा कुछ भी हो जाए। तो ऑनेस्टी इज वैल्यू।
उसका एक स्पेसिफिक मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, जहां पे डिसऑनेस्टी होगी वो वहां पे काम ही नहीं करेगा, काम कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी वैल्यू में नहीं है। ठीक है। ए वैल्यू इज अ बिलीव होता है एक पर्सन का, दैट समथिंग इज गुड और डिजायरेबल। जिसको वो गुड मानता है और डिजायरेबल मानता है, उस पे उसका एक बिलीव होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू। नाउ सोर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आती है? वैल्यू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स, इंडिविजुअल फेथ एंड इंडिविजुअल आइडियाज। देयर आर टू सोर्स फ्रॉम वेयर वैल्यूज कम फ्रॉम। फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो गई? इंटरनल क्या हो गई? A significant portion of the value we hold is established in our early years from parents, teacher, friends and other. ठीक है, कुछ चीजें हमारे अंदर इंटरनली ही आ जाती हैं, और कुछ चीजें हमें हमारे टीचर से, हमारे फ्रेंड से, हमारे पेरेंट्स से, उन सब से सीखने को मिलती हैं। तो जो हमें इंटरनली आ जाती हैं, जो हमें इन्वायरमेंट में रह रह के आ जाती हैं, ठीक है, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उस कल्चर को देख देख के आ जाती हैं, वो हो गई हमारी इंटरनल। और जो हम अपने पेरेंट्स को देख के या फ्रेंड्स को देख के सीख रहे हैं, वो हो गई एक्सटर्नल। नाउ वैल्यू के टाइप्स आ गए। फर्स्ट इज टर्मिनल। टर्मिनल वैल्यू क्या है? द गोल दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज हर लाइफ लाइन। ठीक है, वो पूरे लाइफ टाइम में जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी क्या है? टर्मिनल वैल्यूज है। ठीक है, लाइक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए मुझे, एक बड़ा घर चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, सोशल रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी उसकी इच्छा हो, ठीक है, वो उसकी टर्मिनल वैल्यू है। देन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है? प्रेफरेबल मोड ऑफ बिहेवियर और मीन ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यू। वो कैसे बिहेव कर रहा है उस वैल्यू को अचीव करने के लिए, अपनी टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या क्या एक्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रहा है फॉर टर्मिनल। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। जैसे कि चेयरफुल है, क्लीन है, करेज है उसके अंदर, ठीक है, पोलाइट है, ओबीडियंट है, लविंग है, ऑनेस्ट है, ये सब हो गया। देन जर्नल वैल्यू। जर्नल वैल्यू यानी कि जो आमतौर सभी लोगों में पाई जाती है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन हो। एक मिनट, क्या लिखा है इसमें? देयर आर डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम इन डिफरेंट generation and people having unique working style with respect of generation they belongs। ठीक है, सॉरी, ये जनरेशनल है। जनरेशनल मींस जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, लाइक हमारे मम्मी पापा को फोन कम चलाना आता था, स्मार्टफोन हम अच्छे से चला लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह, ठीक है, आगे की जनरेशन पता ही नहीं क्या चलाएगी, एआई अच्छे से चला लेगी। तो ये क्या है? ये जनरेशन की वजह से जो वैल्यू विद द जनरेशन डेवलप हुई है, वो क्या है? जनरेशनल वैल्यू। ठीक है, ये सारी जनरेशन दे दी। रीड कर लो एक बार फटाफट सारी जनरेशन।
सारी जनरेशन रीड कर लो फटाफट। बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, मिलियनियर, जनरेशन जेड। हाँ जी, कर ली रीड। पढ़ लो। जब पढ़ ली होगी तो चैट में फटाफट यस बोल दो। ठीक है, नाउ कंप्लीट। मूव टू द नेक्स्ट। दैट इज कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। अभी हमने वैल्यू पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? हर इंडिविजुअल का अलग होता है। ठीक है, हर पर्सन का अपना एटीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट से के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे परफॉर्म करती है, उसको हम बोलेंगे उस पर्सन का क्या है, एटीट्यूड है। ठीक है। एटीट्यूड फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है। लाइक हम काम पे जाके अपने एम्प्लॉय को या किसी को बोलते हैं आई एम डन विद माई वर्क, ठीक है, मैं थक गया हूँ और नहीं काम हो रहा, ऐसे बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर को समझ आना शुरू हो जाता है कि इसका एटीट्यूड अब क्या है, चेंज होने वाला है, यानी कि ये अब जाना चाहता है यहाँ से। ठीक है। तो एटीट्यूड हमें समझ आने लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। नाउ मोड ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट आ गया कॉन्टीजेंट, सॉरी, फर्स्ट आ गया कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या है? द ओपिनियन और बिलीव, जो उसका बिलीव है किसी एक सेगमेंट को लेके, जो उसका बिलीव है वो उसका एटीट्यूड बन जाता है। तो हो गया कॉग्निटिव, यानी कि सोच के, थिंक करके। कॉग्निटिव का मेनली मतलब होता है थिंक करना। ठीक है। देन बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि आ गया कि जिस सर्टेन बिहेवियर में वो पैदा हुआ है या जिस सर्टेन बिहेवियर में वो रह रहा है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर वैसा हो गया। ठीक है। देन इफेक्टिव। इफेक्टिव यानी कि इमोशनल और फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है। कॉग्निटिव में क्या होता है? दिमाग से रिलेटेड। और इफेक्टिव में क्या होता है? कॉग्निटिव, सॉरी, इफेक्टिव में क्या हुआ? हमारी इमोशनल फीलिंग्स, हमारी इमोशनल फीलिंग्स की स्ट्रेंथ। ठीक है। ए फॉर इफेक्टिव यानी कि फीलिंग, बी फॉर बिहेवियर यानी कि एक्शन, सी फॉर कॉग्निटिव यानी कि वैल्यूएशन, यानी कि यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एक्शन करो और फिर यहाँ पे फील करो। एक मिनट। जहाँ पे आपको लगे ज्यादा हो रहा है, बस इतना ही पढ़ सकते हैं, वहां पे बता देना। ठीक है। नाउ सेवन, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है। लियोन ने दी थी 1957 में।
theory of cognitive dissonance. According to this theory, people want their beliefs to be consistent with one another and want their behavior to be consistent with their beliefs. ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, मेरा बिलीव एक ही रहे और मैं उसी बिलीव के साथ अपना बिहेवियर परफॉर्म करूं, यानी कि एक ही बिहेवियर रखूं. When people become aware of inconsistency among their beliefs or different their attitude between their attitude and behavior, they experience cognitive dissonance, an unpleasant state of arousal that motivate them to re-establish consistency by changing one of their attitude और by changing their behavior. ठीक है, जब आप पता है कि आप इस बिहेवियर में ऐसा ही सॉरी इस वर्क के लिए आप ये वाला एटीट्यूड रखते हो, ठीक है, और आप देखते हो कि टाइमली टाइमली मेरा ये एटीट्यूड जो है या जो, ठीक है, जिस एटीट्यूड में काम कर रहा हूँ, जिस बिहेव में मैं काम कर रहा हूँ वो चेंज हो गया है. ठीक है, वो चेंज होने से आपको क्या हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा. ठीक है, कोई एटीट्यूड या कुछ चेंज किया उसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मैं नहीं हूँ. ठीक है, मैं ऐसे होता तो मैं ऐसे नहीं करता, ये मैं नहीं हूँ, पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, सबके साथ होता है ऐसा. तो उसको क्या माना जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि आपकी आपके खुद के दिमाग के साथ लड़ाई चल रही है कि ये करूं ना करूं, ऐसा करूं ना करूं, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो वो क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना या तो कोई एटीट्यूड बदलना पड़ेगा या फिर कोई अपना बिलीफ बदलना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप वापस अपने करंट स्टेज पे आ सकते हो, अदरवाइज आप उसी सोच में लगे रहोगे कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है, इसी में कंफ्यूज होते रहो. नाउ वर्क प्लेस एटीट्यूड. वर्क प्लेस एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, फर्स्ट आ गया वर्क प्लेस का एटीट्यूड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे ध्यान देना है. इसमें मेन 4 रीजंस आ गए. ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, perceived organizational support एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या है, एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए कितना कमिटेड है. ठीक है, आजकल क्या है, लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है वो शिफ्ट हो जाते हैं फटाफट, लेकिन एक पर्सन एक कितना लॉयल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना कमिटेड है, वो उसका एटीट्यूड बताता है. ठीक है, वर्क प्लेस का एटीट्यूड उसमें उसकी हेल्प करता है कि वो इसको मेंटेन करके रख सके रिलेशनशिप को. देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि वो उनको कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, जितना हम इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ समझेंगे, और जितना वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ समझेंगे वो वहां से जाने के लिए नहीं सोचेंगे. ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना चाहेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे डिसीजन की वैल्यू की जा रही. रिसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट क्या है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उनकी जो, मतलब उनकी खुद के लिए जरूरी चीजें हैं. ठीक है, उनके वेलबींग्स की भी केयर करना. ठीक है, लाइक फेयर रिवॉर्ड्स देना उनको. ठीक है, डिसीजन में उनकी वॉइस उनसे पूछना. ठीक है, सपोर्टिव सुपरवाइजर्स होना. ठीक है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में एक सपोर्टिव बिहेवियर शो करना, मतलब सपोर्टिव बिहेवियर देना. जिन जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है,
पर्सन जो है वो जॉब के लिए प्रॉपर सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं खुश हूँ इस काम से और मैं इसको ऐसे ही करना चाहता हूँ, वो होगा जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है। देन जो नेक्स्ट है कंसेप्ट जॉब सेटिस्फेक्शन का, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है। एनी डाउट? हाँ जी। एनीबडी हैव एनी डाउट? आपकी क्लास की टाइमिंग में भी चेंज हो तो वो जो भी मैसेज होगा वो ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के। एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, करो रीड। आपको अपने आप ही समझ में आ जाने। एटीट्यूड क्या होता है? किसी के लिए फेवरेबल होता है, किसी के लिए अनफेवरेबल होता है। ठीक है। ठीक है। एटीट्यूड कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी होता है और कभी कभी सिंपल भी होता है। ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं एटीट्यूड, एक एटीट्यूड में। ठीक है। कोई एक एटीट्यूड की वैल्यूज पे बिलीव करता है, कोई नहीं करता। ठीक है। एटीट्यूड कुछ फैक्ट्स भी बताता है, मैंने ये मेरा ये एटीट्यूड है, तो ये मेरा ये एटीट्यूड क्यों है, इसके पीछे कोई फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। कुछ एटीट्यूड फेवरेबल होते हैं और कुछ अनफेवरेबल होते हैं। क्या थी, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी, क्लियर। ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं वो खुद रीड करने वाली होती है, जैसे कोई इंपॉर्टेंस आ गई, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गई। ये है कि चलो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हम हमारा टाइम इन पे ना लगा के किसी और चीज को समझने में लगा देते हैं। ठीक है। ये तो आप खुद अपने आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है।